तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने मृत्युदंड नागराज की स्टोरी का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अनधिकृत प्रवेश की कोशिश करते ही उस अद्भुत बंगले में कहीं पर खतरे के संकेत आने लगे, लेकिन हमेशा इस कक्ष पर नजर रखने वाले वेदाचार्य आज पांडुलिपि में डूबे हुए थे। और तब सम्राट अजराज ने उस दुश्मन देश पर चढ़ाई कर दी जो उनके राज्य के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। एक पल रुको भारती, सम्राट अजराज कौन थे और यह घटना कब की है? अजराज तक्षराज के 34वें पूर्वज थे और यह घटना लगभग 3000 वर्ष पहले की है। आने वाले खतरे की सूचना वैदाचार्य तक पहुंच नहीं पा रही थी। गुरुदेव और तखाल बंगले में प्रवेश करने ही वाले थे। ओह अद्भुत, इस मूर्ति को तिलिस्म का प्रहरी बनाया गया है। मुझे इससे बचकर निकलना होगा। तखाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी कोशिकाएं फिर से बढ़कर उसके सिर का निर्माण कर देगी और कटा हुआ सिर गलकर पानी बन जाएगा। दरवाजे में पहले इसी को अंदर जाने दूं। अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा खुलते ही गुरुदेव को चकित हो जाना पड़ा। अरे यहाँ से तो अनेक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। इनमें से एक सीढ़ी आगे के रास्ते पर ले जाएगी, बाकी सारी नर्क जाने का रास्ता दिखाएगी। पर वो सीढ़ी हो कौन सी सकती है? खैर, तखाल के रहते मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही तखाल ने फिर से अपना आकार धारण कर लिया। अब दूसरी सीढ़ी की जांच कर तखाल, इसको नागपास का काम शुरू करने से पहले अपना काम खत्म कर लेना है। खतरा धीरे धीरे वैदाचार्य और भारती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था और नागराज वहां से दूर अपने खजाने की प्रदर्शनी की निगरानी कर रहा था। हम तुम्हारे विशाल खजाने में से कुछ बेशकीमती चीज़ें यहाँ पर रख पाए हैं नागराज। पूरा खजाना रख पाना तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर वे सारे रत्न और आभूषण मौजूद हैं जो हमको अद्भुत लगे। खास तौर पर ये 3 रत्न। हम सारी जांच के बावजूद भी यह पता नहीं लगा पाए कि ये रत्न आखिर है किस श्रेणी के। न तो ये हीरे हैं, न ही मणि, पन्ना, रूबी। विशेषज्ञ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये नागमणियाँ हैं जो नागों के सिर पर ही डेवलप होती है। अब आओ, प्रदर्शनी के उद्घाटन का समय हो गया है। बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है इस खजाने को देखने के लिए। ओहो, मीडिया वाले भी मौजूद है। नागराज, क्या ये सच है कि खजाना तुम्हारा है? क्या कीमत होगी इस खजाने की? इस खजाने की कीमत नागराज की मौत है। अस्थि सर्प के हाथों नाग पासा का मणियों को हासिल करने का प्रयास शुरू हो गया था। जब तक नागराज अधिसर्प से लड़ेगा तब तक मैं अंदर रखी मणियों को हासिल कर लूंगा। अस्थि सर्प नागराज को कड़ी टक्कर दे रहा था। ओह, इसके सर्प रूपी हाथ से नुकीली हड्डियां निकल रही है जो मुझको इस होल्डिंग में ठोक रही है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा। नागराज आज़ाद हुआ, लेकिन यह भी इच्छाधारी रूप में आकर मुझ पर वार कर रहा है, यानी यह भी इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी रूप धरना बेकार है, मुझे सर्प सेना का प्रयोग करना चाहिए। नागराज अस्थि सर्प से उलझा हुआ था और उधर मौके का फायदा उठाकर नागपासा प्रदर्शनी में दाखिल हो चुका था। मिल गए, यही है वे 3 रत्न जो मुझको चाहिए, जो मुझको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का शासक बना देंगे। तू भूत और भविष्य की चिंता छोड़, अपने वर्तमान की चिंता कर नागपासा, क्योंकि तेरा भूतकाल तो हम सब जानते हैं और तेरा भविष्य काल कैद खाने में कटने वाला है। सुडांगी यानी नागराज तुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है, लेकिन तेरे साथ ये कौन है? शीतनाग, और हमारे रहते तू यहाँ की धूल तक नहीं ले जा सकता। दुष्ट, तो फिर पहले मैं तुझे धूल बना दूंगा और फिर खजाना ले जाऊंगा। वहां से दूर वैदाचार्य पांडुलिपि सुनने में तल्लीन थे और पराजित राजा सुमेरनाथ ने तक्षक राज्य के 21वें वंशज राजा अक्षुराज के 3 मणियाँ प्रदान की। ये मणियाँ सुमेरनाथ को भगवान शंकर के एक रुद्र सेवक ने दी थी। इन मणियों में भूत, वर्तमान और भविष्य का द्वार खोलने की शक्ति थी और इन मणियों को धारक तीनों काल में राज कर सकता था। लेकिन ये द्वार तभी खुल सकते हैं जब मणियों को 3 फनधारी सर्प त्रिफना की स्वर्ण मूर्ति के सिर पर स्थापित किया जाता है। इन मणियों को मैंने भी देखा है, लेकिन त्रिफना सर्प की मूर्ति को कभी नहीं देखा। देखते कैसे दादाजी, इन पांडुलिपि के अनुसार त्रिफना सर्प की मूर्ति किसी महात्मा कालदूत के पास थी और उनसे वह मूर्ति बलपूर्वक हासिल कर पाना देवताओं तक के वश से बाहर की बात थी, इसलिए वे मणियाँ खजाने में यूं ही पड़ी रही। वैसे भी अक्षक राज को तीनों कालों पर शासन करने में कोई रुचि नहीं थी। कालदूत तो खैर आगे पढ़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्षक राज के बाद राजा कौन बना? अक्षक राज के बाद उसके पुत्र महाशक्तिशाली कुंडली देवी राज सिंहासन पर बैठे, परंतु जब उनका विवाह तय हुआ
बस अब ये पांडुलिपि हमको दे दो वेदाचार्य, तुम अंधे हो गए। ये आवाज़, लेकिन तुम्हारा पुस्तकों से लगाव कम नहीं हुआ। गुरुदेव नागपासा के गुरु, तुम अंदर तक कैसे आ गए? तेरी तारीफ करनी पड़ेगी वेदाचार्य, अंधा होकर भी देख सकता है, लेकिन यहाँ तक तेरे पास पहुँचकर मैंने यह सिद्ध कर दिया कि मेरा यांत्रिक ज्ञान तेरे तिलिस्मी ज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तू हमेशा ज्ञानों की तुलना में ही उलझे रहे गुरुदेव। तुमको मेरे प्रति तुम्हारी ईर्ष्या ही ले डूबेगी, और ये ईर्ष्या ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया कि तुमने राज परिवार के दुश्मन नागपासा तक का गुरु बनना कबूल कर लिया। और मैं क्या करता? तक्षक राज के दरबार में जो स्थान मेरा होना चाहिए था उसे तूने हथिया लिया, इसलिए मैं नागपासा का गुरु बन गया। बस बातें बहुत हो गई, ला पांडुलिपि मुझे दे। ये पांडुलिपि किसी की अमानत है गुरुदेव, तुमको मैं सिर्फ अपना खेत दे सकता हूँ। तखाल, छीन ले पांडुलिपि को। वेदाचार्य ने फुर्ती से दीवार के एक उभरे हिस्से को दबाया और दीवार में एक छेद नजर आने लगा। और इससे पांडुलिपि निकाल सकता है तो निकाल ले तखाल। तखाल ने बिना सोचे समझे उस छेद में हाथ डाला और छेद में घूमता एक चक्र उसके हाथ का कीमा बनाने के साथ साथ उसको अपने अंदर भी खींचने लगा। तखाल को तकलीफ हो रही है भारती, इसको मुक्ति का रास्ता दिखाओ। अवश्य दादाश्री। एक ही कीक ने बाहर निकलने के लिए जोर लगाते तखाल को अंदर धकेल दिया और तखाल का पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तू तखाल को नहीं मार सकता वेदाचार्य, तखाल का कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। वह फिर से अपना आकार ग्रहण कर लेगा। वह मेरा प्रतिरूप है, मेरे गुरुदेव का। यह तो मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि इसकी और तुम्हारी मानस तरंगे समान थी। तुम्हारा तखाल आकार लेगा जरूर, लेकिन मेरा चक्र उसे काटता रहेगा। तखाल अब कभी बाहर नहीं आएगा। तखाल की आवश्यकता मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए थी। तुझसे पांडुलिपि लेने का काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद ब खुद पांडुलिपि मेरे हवाले कर देगा। और सेंट्रल हॉल के बाहर ध्वंसक सर्प बेकार साबित हो रहे हैं। इस पर मैंने अपने सारे सर्प आजमा लिए। नागफनी सर्प भी इसकी कड़ी हड्डियों को काटने में समय ले रहे हैं। इसकी इस अद्भुत शक्ति का आखिर राज क्या है? मुझे वरदान प्राप्त है नागराज, मैं किसी भी दूसरे के शस्त्र से मारा नहीं जा सकता और अपने पास मैं कोई अस्त्र शस्त्र रखता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ, अजय हूँ। लेकिन तू न तो अजय है और न ही अमर। तू मरेगा नागराज, जरूर मरेगा। तभी पूरा वातावरण एक कड़कड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तो पहले से ही दंगल का मैदान बना हुआ है और पीटने वाला शख्स खुद नागराज है। तू कौन है हडीले? यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू वही कर रहा है जो मुझे करना था, और इस काम में मेरा गुलाम यक्ष राक्षस गरलगंट तेरी मदद करेगा। नगीना? हाँ नागराज, नगीना। मैंने तो सोचा था कि खजाना लेकर चुपचाप फूट लूँगी। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे पीटते हुए। अब तुम आराम से मरते रहो, मैं तो चली खजाना लेने। अफसोस बस इस बात का रहेगा कि मैं रुक कर तेरी लाश को देख नहीं पाऊँगी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर ये अस्थि सर्प नागीना का भेजा हुआ नहीं है तो इसको भेजा किसने? यानी नागीना के अलावा कोई और भी इस खजाने के पीछे पड़ा है, पर वह हो कौन सकता है? और ये यक्ष राक्षस गरलगंट तो तांत्रिकों के लिए देवता है, वरदान देता है इनको। इसको नगीना ने अपना दास कैसे बना लिया? एकदम से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। यह सारा षड्यंत्र खजाने को हासिल करने के लिए रचा जा रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करके खजाने तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? एक तरफ से अस्थि सर्प मुझ पर वार कर रहा है और दूसरी तरफ से गरलकंठ, और दोनों ही अजय हैं। इन दोनों से पीछा छुड़ाऊं भी तो कैसे? नागराज के सामने एक नहीं बल्कि दो दो मौतें खड़ी थी, और सेंट्रल हॉल के अंदर दो के सामने एक मौत खड़ी थी, अमर मौत। तू जितनी तंत्र विद्या जानती है सोढ़ांगी, उतनी तो मैं बचपन में सीख कर भूल भी चुका हूँ। असली तंत्रवार क्या होता है ये मैं तुझे दिखाता हूँ सोढ़ांगी। तुझे सोढ़ांगी पर घातक वार करने का दंड मैं तुझको बर्फ़ का पुतला बना कर दूंगा नागपासा। बर्फ़ में दफन होकर मैंने बरसों साधना की है शीतनाग। तेरी बर्फ़ की ये पतली सी परत तो मेरे एक सांस की गर्मी से भी ही पिघल जाएगी। मैं तो तेरी शीत को झेल गया, अब तू मेरी उष्मा को भी झेल कर दिखा। ये तंत्र अग्नि का गोला, ये मुझे झुलसाए दे रहा है, मेरी शक्ति को छीण कर रहा है। ये केंचुए ये केंचुए रखे थे नागराज ने पहरे पर, जो नागपासा के सामने दो पल भी नहीं टिक सके। अब मुझे मणियाँ उठाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। गलत नागपासा, मणियों को मत छूना, क्योंकि ये मणियाँ उस खजाने का हिस्सा है जो अब मेरा है।
ये खजाना तेरा नहीं नगीना, नागपासा का है, नागपासा का। तू इस खजाने का पीछा कब छोड़ेगी? खजाने हमेशा उसी के होते आए हैं जो इस पर कब्जा कर ले, और आज नगीना खजाने पर कब्जा करने आई है। और इसी वक्त तेरी दादाजी पर वार करने की जरूरत कैसे हुई गुरुदेव? इनकी हर चीख के बदले तू 100 बार चीखेगा। तो अब दादा पोती मिलकर मुझसे लड़ेंगे, यानी तुम दोनों एक साथ ही मरना चाहते हो? ये तांत्रिक शक्ति और तिलिस्मी शक्ति का मुकाबला है गुरुदेव। जो जीतेगा वही जिएगा। ये तिलिस्म इंसान को पंगु बना देता है गुरुदेव। इसमें पहुंचने के बाद तू एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। तू बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। ये तूने मुझे कैसे तिलिस्म में फंसा दिया वेदाचार्य? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरी नब्ज डूब रही है, दिल दिल की धड़कन बंद हो रही है। दादाजी ये तो मर रहा है। नहीं, ये दुष्ट ही सही, लेकिन मैं इसकी मौत का कारण नहीं बनूंगा। इसका हाथ पकड़कर बाहर खींचो भारती। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के हाथों को वेदाचार्य और भारती के हाथों ने पकड़ा, अब तुम दोनों मेरे संपर्क में आ गए हो। केटुकी दूरप्रेषण यंत्र चालू करो। गुरुदेव ने यंत्रों की मदद से जुड़े केटुकी ने आदेश मिलते ही एक यंत्र को चालू किया, और गुरुदेव के साथ साथ भारती और वेदाचार्य के शरीर भी एक प्रकाश सुरंग में खिंचते चले गए। और फिर गुरुदेव की गुप्त प्रयोगशाला में, यह क्या गुरुदेव, आप पांडुलिपि लाने के बजाय वेदाचार्य को ही ले आए, और इसकी पोती भारती को भी? पांडुलिपि इसके दिमाग में है केटुकी, इसलिए जब मैं पांडुलिपि हासिल न कर सका तो इसको ले आया। नागपासा की क्या खबर है? वे महानगर में खजाना प्राप्त करने में संलग्न हैं। अभी तक उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन मैं उनसे संपर्क बनाए हुए हूँ। नागपासा को तो नहीं, लेकिन नागराज को मदद की जरूरत अवश्य थी। अभी तक तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रखा है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक को रास्ते से हटा सकूं तो शायद दूसरे को भी हराने का रास्ता सोच सकूंगा। ऐसे तो कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। गरलगंड को हराना असंभव है। अस्थि सर्प मेरे किसी हथियार से मर नहीं सकता, और इसके पास हथियार है ही नहीं। एक रास्ता सूझ रहा है। अस्थि सर्प के पास एक हथियार तो है, इसका सींग। जानवर अपने सींग का प्रयोग हथियार की तरह ही करते हैं। सिंह अस्थि सर्प के पेट में धंसता चला गया, और एक चीख के साथ तड़पता अस्थि सर्प जमीन पर आ गिरा। अब मेरा मुकाबला सिर्फ गरलगंड से है, और यह मुकाबला मुझे जल्दी से जल्दी जीतना है, ताकि मैं नगीना को खजाना ले जाने से रोक सकूं। नागराज को यह आभास नहीं था कि नगीना को किसी और शख्स ने रोक रखा हुआ था। अमर नागपासा ने। तुम मुझसे उलझकर अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर रही है नगीना। मेरे प्रहार करने से पहले ही इसने अंकुश को मेरे हाथों से गिरा दिया। नगीना कभी गलती नहीं करती नागपासा। मैं जो भी करती हूँ वह अपने आप सही हो जाता है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न रत्न और मणियों के प्रभाव से मेरी तंत्र मुंड शक्ति बढ़ रही है, और इतनी शक्ति तुझे नष्ट करने के लिए काफ़ी है। तू मुझे मारेगी? मुझे? अरे मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने अमृत पिया हुआ है, अमृत। वह तो रावण ने भी पिया था, और अमृत उसकी नाभि में जाकर इकट्ठा हो गया था। तेरे शरीर में भी अमृत कहीं ना कहीं पर इकट्ठा है, और नगीना अपने वारों से उस जगह का पता लगाकर तेरे शरीर के अमृत को सुखा देगी। यह सच कह रही है, यह ऐसा कर सकती है। मुझे केटुकी की मदद लेनी होगी। केटुकी। नागपासा की स्थिति पर नज़र रख रहे केंटुकी को तुरंत पता चल गया कि नागपासा को किस चीज़ की ज़रूरत थी। अद्भुत यांत्रिक तरंगे नागपासा की तरफ दौड़ चली, और नागपासा के शरीर पर एक कवच चढ़ने लगा। देख नगीना, ये प्रस्तर कवच है। तेरा कोई भी तंत्र वार इसे भेद कर मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसके प्रहार तेरी सारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। अद्भुत है नागपासा की शक्तियाँ। कोई चाल चलनी होगी, वरना नागराज का क्या भरोसा हो सकता है कि वह गरल कंठ को भी हराकर यहाँ पर आ धमके। नगीना की हड्डियाँ तोड़ना इतना आसान नहीं है नागपासा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कर लिया तूने अपना वार। अब देख नागपासा के प्रस्तर चक्र का कमाल। नगीना को संभलने का मौका नहीं मिला। प्रस्तर चक्र उसके शरीर को काटता चला गया। अपने तंत्र ज्ञान पर अभिमान करके नागपासा से भिड़ने चली आई थी मूर्ख, लेकिन खुद ही गाल के गाल में समा गई। अब मुझे इस भारी प्रस्तर कवच की आवश्यकता नहीं है। अब मैं फटाफट इन 3 रत्नों को उठाऊं और गुरुदेव की मदद से यहाँ से अदृश्य हो जाऊं। तुझे अदृश्य होना है तो हो ले नागपासा, लेकिन मेरे माल को अपने साथ अदृश्य मत कर। अब तू मेरा गुलाम है नागपासा। तूने जिसको काटा था वह मेरा तांत्रिक प्रतिरूप था। मैं तो अपना अंकुश उठाने चली गई थी। अब खजाना मैं बटोरूंगी, और इस बीच अगर तेरा भतीजा नागराज आ गया तो तू उसे रोकेगा?
यह दृश्य देख रहा केंटुकी चौंक उठा। गुरुदेव, अनर्थ हो रहा है। नागराज ने अस्थि सर्प को खत्म कर दिया है और नागपासा जी को नाग तंत्रिका नगीना ने अपना गुलाम बना लिया है। ओह, लगता है किस्मत हमारे साथ साथ नहीं है। पहले पांडुलिपि मेरे हाथ से निकल गई, फिर नागराज ने अजय अस्थि सर्प को खत्म कर दिया और अब नगीना जैसी मामूली तांत्रिका ने नागपासा को गुलाम बना लिया। वे मणियाँ हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। सुदूर प्रेषण यंत्र तैयार करो केंटुकी, हम खुद जाएंगे नगीना को खत्म करके उन मणियों को लाने। नहीं गुरुदेव, यह गलती मत कीजिए। कहीं नगीना आपको भी अपना गुलाम न बना ले या फिर गुलाम बने नागपासा को ही आपसे लड़वा दे। तुम ठीक कह रहे हो। क्रोध ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, पर अब क्या करें। पासा जी को फिलहाल यहाँ पर बुला लेते हैं। खजाना तो फिर भी कभी न कभी प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, नागपासा को बुला लो। लगभग तुरंत ही। अरे, नागपासा गायब हो रहा है। यह तो मेरा गुलाम था, मेरे आदेश के बगैर गायब हो ही नहीं सकता था। कोई और इसे गायब कर रहा है, यानी इसके साथी भी है। मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अगर अब नागराज यहाँ पर आ गया तो मुझे कौन बचाएगा। नागराज के फिलहाल सेंट्रल हॉल के अंदर जा पाने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ओह, इसके अंदर मेरे दुश्मन कालजाई का विष है जो मुझे विचलित कर रहा है। इसको रोकना होगा। गरलकंठ तो शक्ति में देव कालजाई के बराबर का है। मैं इसको हराऊं भी तो कैसे। अब मैं स्वामिनी की इच्छा के अनुसार तुझे मौत दूंगा नागराज, एक भयानक मौत। इसी वक्त नागद्वीप पर उठ और मुझे प्रणाम कर कालदूत। किसने हमारी समाधि को भंग करने का साहस किया है। हमने कालदूत, नागद्वीप की सामग्री ने। नगीना, तूने साहस कैसे किया नागद्वीप पर कदम रखने का, और किस सपने में तू नागद्वीप की सामग्री बन गई। किसने दी तुझे यह पदवी। यह पदवी मुझे तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है कालदूत। नागद्वीप के सर्वो तुम ही हो और आज यह पदवी तुम ही मुझे दोगे। हम तुझे एक पदवी देंगे तो जरूर नगीना, लेकिन सामग्री की नहीं, दिवंगत की। दिवंगत नगीना यानी वह नगीना जो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी शक्ति पर अभिमान मत कर कालदूत। अब तेरे सामने कोई मामूली नाग तंत्रिका नहीं है, बल्कि उस खजाने की स्वामिनी नगीना है, जिस खजाने में अद्भुत रत्न और मणियाँ शामिल है। और ये रत्न मेरी तांत्रिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बेशुमार स्वर्ण मुझे शक्ति दे रहा है। तू सत्य कह रही है नगीना। बिना शक्ति प्राप्त किए तू हमारे सामने आने का साहस नहीं करती, लेकिन जितना खजाना तू लेकर आई है वह हमारे नागद्वीप के खजाने का 1% भी नहीं है। एक मामूली खजाना तुझे कालदूत से बचने की शक्ति नहीं दे सकता। मेरी चाल कामयाब रही। मैंने कालदूत का ध्यान इस अंकुश से हटाकर खजाने पर केंद्रित कर दिया है, वरना अगर ये अंकुश को ध्यान से देखता तो तुरंत समझ जाता कि ये मंत्रिक अंकुश है और इसको बेअसर करने का रास्ता भी ढूंढ लेता। लेकिन अब मैं अपना वार आसानी से कर सकती हूँ। अगले ही पल नगीना के हाथ में थमे मंत्रिक अंकुश ने एक अंकुश छूटा और असावधान कालदूत की पूंछ में जा धंसा। अब तू मेरा गुलाम है कालदूत। हाँ स्वामिनी, हम आपके गुलाम हैं। अब नागद्वीप की सारी प्रजा को बुला और उनके सामने मुझे यहाँ की सामग्री नियुक्त कर और साथ ही साथ नागद्वीप के खजाने की चाबी भी मुझे सौंप दे। आदेश का पालन होगा स्वामिनी। नगीना अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसने खजाना भी नागराज से छीन लिया था और शायद उसकी जान भी। गरलगंड ने मुझे अजीबोगरीब तड़ित जाल में फंसा दिया है। इसके अंदर न तो मैं इच्छाधारी कणों में बदल पा रहा हूँ और न ही मेरे सर्प मेरे शरीर से बाहर आ पा रहे हैं। ऐसा शायद मेरे चारों तरफ फैले विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। अब यह गोला सिकुड़ता जा रहा है और जैसे ही इसका स्पर्श मेरे शरीर से होगा मैं राख के ढेर में बदल जाऊंगा। मौत नागराज पर शिकंजा कस रही है। नगीना नागद्वीप पर अपना शिकंजा कस चुकी है। नागपासा और गुरुदेव ने तीनों मणियाँ लेने की कसम खा ली है, यानी एक भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी है और इस युद्ध का क्षेत्र बनेगा नागद्वीप, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।